स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3। ये जो चैप्टर नंबर 3 है, सेकंड बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 है। अगर आपने से पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 3 है और इसका नाम है नियोजित विकास की नीति, विकास की रणनीति। तो देखिए, हम हमेशा क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो चैप्टर है उसका नाम पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए हम ये समझते हैं किस चैप्टर में किस बारे में किस चीज पर चर्चा की गई है। तो देखिए, नियोजित विकास की रणनीति। नियोजित को इंग्लिश में प्लानिंग कहा जाता है। अगर इसका समानार्थी शब्द देखिए, दूसरा शब्द देखें, तो योजना भी कहा जा सकता है। तो नियोजित विकास की रणनीति, तो नियोजित विकास क्या होता है, ये जो नियोजित विकास है इसकी रणनीति हमें देखने किस प्रकार से हमारे देश में नियोजित विकास को अपनाया गया और किस प्रकार से उसके द्वारा हमारे देश विकास कर रहा है। तो जो नियोजित विकास मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि नियोजित विकास क्या होता है। नियोजित विकास मतलब होता है कि योजना बनाते हुए विकास करना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है, उसके क्लास में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं उसे, तो वो क्या करता है, एक योजना तैयार करता है कि इस अनुसार, इस प्लानिंग के साथ, इस टाइम टेबल के साथ, या फिर इस अनुसार मैं क्या करूंगा, अपनी पढ़ाई करूंगा और अपना जो गोल डिसाइड किया है उसे प्राप्त करूंगा। तो इसी प्रकार से सरकार ने क्या किया, एक नियोजित विकास की रणनीति अपनाई। उन्होंने भी एक योजना तय करी, इतने से लेके इतने समय तक हम क्या करेंगे, ये चीजें हासिल करेंगे, ये चीजें हमें हासिल ही करनी होंगी इतने से इतने के बीच में, तभी हमारा देश क्या हो सकता है, विकसित देश हो सकता है। तो देखते हैं इसका सफर किस प्रकार से रहा है। अब देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल पिछड़ गई थी। तो स्वतंत्रता के समय, जिस समय हमें 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, आजादी के समय हमारे भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी। हम सभी जानते हैं कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, परंतु फिर भी पूछा जाए कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, क्यों हम उसे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, तो ये जो टॉपिक है इसका यहाँ पर करवाने का मकसद बस यही है कि ये समझना कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी पिछड़ गई थी, उसके अनुसार हमें किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए जिससे हम विकास को हासिल कर सके। तो देखिए, कमजोर अर्थव्यवस्था, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय कमजोर अर्थव्यवस्था थी, बहुत ज्यादा जो कमजोर हो जाती है, इतना ज्यादा हमारा शोषण हो गया था, इतना ज्यादा हमारा शोषण कर लिया गया था, जिसके द्वारा जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल पिछड़ गई थी, बिल्कुल कमजोर हो गई थी, बिल्कुल नाजुक कहा जा सकता है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा जो कमजोर अर्थव्यवस्था होती है वो हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था हो गई थी। प्रति व्यक्ति निम्न आय, हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो भी कम होती गई। हमारी जो अर्थव्यवस्था, जब हमारी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उस समय हमारा ये हाल हो गया था कि प्रति व्यक्ति, अगर एक एक व्यक्ति की भी मान लेते हैं, जैसे कि अगर हम एक साल के एंड में अगर हम निकालते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स ले रखी है तो वो अच्छे से समझते होंगे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। कि अपने पूरे देश में हम ये तो नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति की इतनी है, इस व्यक्ति की इतनी आय है। हम क्या करते हैं, पूरे टोटल आय से तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते कि हम मान लेते एक व्यक्ति की आय इतनी है, तो हमारे जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो आप देख ही सकते हैं, एक जो आय होती एक व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति आय, तो इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि वो अपना गुजारा भी करना मुश्किल हो गया था उसके द्वारा। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था, अगर यह देखना होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की जांच करते हैं, देखते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, उसके अनुसार तय होता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसका स्तर क्या है। तो जो प्रति व्यक्ति आय थी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, निम्न मतलब बहुत ज्यादा कम हो गई थी। निम्न जीवन स्तर,
उस समय जब भारत आजाद हुआ था 1947 के समय, उस समय जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ गई थी। इसका हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जो जीवन स्तर था लोगों का, जैसे कि किस स्तर पर जो जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं लोग, वो बहुत ज्यादा निम्न हो गया था। जो विलासपूर्ण जो वस्तुएं होती है उनको तो छोड़िए, अपनी जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती है, जो उनकी आवश्यकताएं होती उनकी ही पूर्ति नहीं हो रही थी, तो अपनी इच्छाओं की कहाँ पूर्ति करते। तो इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था। जो व्यक्ति थे उनका जो जीवन स्तर था बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। जैसे कि अगर हम इस वर्तमान समय में की बात करें तो हमारा जो जीवन स्तर है वो सही है। हम अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से हम अपनी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी इच्छाएं हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं धीरे धीरे करके। परंतु उस समय जो जीवन स्तर था, उस समय जीने का अपना जो जीवन व्यापन किया जा रहा था लोगों के द्वारा, वही बड़े कष्ट के दिन कहे जा सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वो बहुत मजबूरी में जो अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। क्योंकि अगर उनके पास आय नहीं होगी, उनकी सही पैसे नहीं होंगे, तो कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे। कृषि का प्रभुत्व, उस समय जो कृषि थी, हम जानते हैं कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो 85% जो लोग थे वो कहाँ लगे हुए थे, वो कृषि कर रहे थे। क्योंकि हम जानते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में तो उन्होंने नील की खेती करवाई थी, और भी जो कृषि थी उसको प्रोत्साहन दिया था, क्योंकि उनसे उन्हें कच्चा माल प्राप्त होता था और साथ ही साथ जो वस्तुएं थी उनका व्यापारीकरण भी करते थे वो। तो हमारा जो देश था अगर देखा जाए तो पूर्ण तरीके से कृषि पर ही निर्भर था। अगर कृषि में अगर फसल कभी कभार खराब भी हो जाए तो उनका जो जीवन है वो बिल्कुल ही कर्ज में डूब जाता है। इस तरीके की जो स्थिति थी वो उस समय हो गई थी। कृषि एवं उद्योगों का कम उत्पादन। अब देखिए, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस समय हम कहते हैं कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, कमजोर अर्थव्यवस्था थी। परंतु ऐसा क्यों था? अगर आपने ऊपर वाले पॉइंट पर जोर दिया हो तो आपने देखा होगा कि जो कृषि का प्रभुत्व था, अगर इतने सारे लोग कृषि में लगे हुए थे, 85% लोग कृषि में अपनी सेवा दे रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, तो क्यों पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो देखिए, क्योंकि अगर 85% जो लोग हैं वो कृषि में अपना योगदान दे रहे हैं, फिर भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हम बेरोजगार तो नहीं बैठे हैं ना, हम कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, तो फिर भी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर क्यों हो गई थी? पहला कारण तो यही था कि हमारा शोषण किया गया था बहुत अधिक मात्रा में। दूसरा था कि हमारे पास कुछ ऐसी तकनीकें नहीं थी, हमारे पास तकनीकें नहीं थी जिसके द्वारा हम कृषि में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे थे। कृषि में जो उत्पादन स्तर है वो निम्न था, कम था। इसका कारण यही है कि हमारे पास वो तकनीकें नहीं थी। उद्योग में अगर कुछ प्रतिशत कोई अपना योगदान दे रहा है तो उसका तो कम होना ही है, क्योंकि उसमें इतनी कम जनसंख्या के लोग लग रहे थे। अब देखिए, विकास के मॉडल की धारणा। तो हमारे देश में इतनी बुरी हालत हो गई थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी इतनी ज्यादा पिछड़ गई थी, तो हमें विकास के जो योजना है, विकास का एक मॉडल तय करना आवश्यक हो गया था। क्योंकि अगर विश्व में देखें तो हर कोई, जितने भी देश थे, उनके पास अपना एक मॉडल था जिसके जरिए वो क्या कर रहे थे, विकास की गति विद्यमान थी उनके देशों में। तो हमारे देश में विकास के मॉडल की क्या धारणा रही, किस प्रकार से विकास का मॉडल तय किया गया, चलिए देखते हैं। विकास का अर्थ सबके लिए अलग। हमारे देश में जो विकास का जो अर्थ था, अर्थ का मतलब क्या है, यहाँ पर विकास का हम एग्जैक्ट अर्थ नहीं देख रहे हैं। विकास का क्या अर्थ, लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ रहा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि आपके पाठ में जो स्टार्टिंग में एक प्रसंग दिया गया, आपके स्टार्टिंग में एक चर्चा की गई है उड़ीसा के लोहा इस्पात की, लोहा अयस्क की, कि उड़ीसा में जो लोहा अयस्क है उसकी मात्रा अधिक थी। तो वहां पर जो उद्योगपति थे उनकी एक अलग नजर था विकास के लिए। अगर जो उद्योगपति है वो वहां पर आकर जो लोहा अयस्क है उस वहां पर अपना लोहा अयस्क है उसके द्वारा उत्पादन करेंगे किसी चीज का, तो उनके लिए विकास का जो मतलब निकल के आ रहा था वो अलग था, उनके पक्ष में था विकास का मतलब। अगर देखा जाए जो आदिवासी वहां पर रहते थे, क्योंकि जो लोहा अयस्क था
जो लोहा अयस्क का जो भंडार था कहाँ पर स्थित था, जहां पर आदिवासी रहते थे। तो आदिवासियों के लिए जो विकास का अर्थ था वो बिल्कुल अलग था, उनके बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि आदिवासी जो थे वो यह सोच रहे थे अगर उद्योगपति आकर यहाँ पर उत्पादन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा। तो उनके लिए विकास का एक अलग मतलब था। तो विकास का हर किसी के लिए अपना एक अलग अर्थ था, एक अलग मतलब था। के लिए जो विकास का जो अर्थ है समान नहीं था। अगर कहा जाए कि विकास करे तो इससे एक वर्ग को क्या हो रही थी, एक वर्ग को प्रॉफिट हो रहा था, एक वर्ग को उससे लाभ हो रहा था, दूसरे वर्ग को उससे हानि हो रही थी। तो विकास का जो अर्थ था सबके लिए अपना अलग अलग था। तो इसके चलते हुए जो विकास का जो मॉडल तय करने पर जो बात की गई, जो विकास के ऊपर बात की गई, अगर कभी भी विकास पर चर्चा करनी होती तो उसमें बहुत ज्यादा विवाद होते थे, क्योंकि हर किसी के लिए जो विकास का मतलब है, जो विकास का अर्थ है, हर किसी का अलग अलग था। विकास को पश्चिमी देश से इंगित कभी भी बात की जाती थी विकास के मॉडल की, तो बस विकास जो शब्द है उसके द्वारा जो नजरिया था लोगों का वो कहाँ पर जाता था, पश्चिमी देश की तरफ जाता था, पश्चिमी देश को इंगित करता था विकास का अर्थ। अगर कहा जाता था कि हमारा देश विकास करेगा, विकासशील होगा, विकसित होगा, और कौन सा मॉडल अपनाया जाए जिससे कि विकास हो, तो इन सारी बातों को अगर उठाया जाता था तो सीधी नजर कहाँ पर जाती थी, पश्चिमी देशों पर जाती थी। क्योंकि उस समय जब हम इतना ज्यादा गुलामी में जीकर आए थे और पूरा विश्व में जब विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, विश्व युद्ध हुए थे, तो हमने देखा था कि जो पश्चिमी देश है उन्होंने विकास की रणनीति अपनाई हुई थी। तो हमारा जो नजरिया था पश्चिमी देश की तरफ जाता था। उस समय जो विकास था उसको देखा जाए तो उसका पैमाना पश्चिमी देश को ही माना जाता था, कि जो विकास है उसका मतलब ही यह समझा जाता था कि विकास का मतलब होता है आधुनिक होना, और आधुनिक होने का मतलब होता था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। अगर देखा जाए जो लोग थे, जो भी जनता थी, विकास का मतलब यही समझती थी कि आधुनिक होना, और आधुनिक किस तरीके से होना, पश्चिमी देशों की तरह आधुनिक होना। तो एक अपना जो गोल था वो क्या समझा जाता, पश्चिमी देशों की तरह बनना, ऐसा माना जाता था। विकास का तात्पर्य यही माना जाता था कि पश्चिमी देशों की तरह हमें भी बनना। जिस प्रकार से जिस प्रकार से पश्चिमी देशों ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजरे हैं, उसी प्रकार से क्या करना पड़ेगा, हमें भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है, उनकी तरह ही बनना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो यही समझा जाता था उस समय। विकास के दो मॉडल हमारे सामने, जब कहा गया कि हम विकास के द्वारा हमें विकास प्राप्त करना, हमें विकसित देश बनना है, और किस प्रकार से हम अपने देश में विकास करेंगे, तो इस बात के लिए हमें कोई ना कोई एक मॉडल तो डिसाइड करना था, कोई ना कोई एक मॉडल तो मानना था, जिसके जरिए उसी को अपना सब कुछ समझकर उसी के जरिए हमें क्या करनी, अपनी गतिविधि करनी है। जो नेता है उसी के द्वारा क्या करे, अपनी रणनीतियां तय करे जिससे कि विकास हो। तो विकास के दो मॉडल उस समय पूरे विश्व में विख्यात थे। एक तो जो सोवियत संघ ने अपनाया हुआ था समाजवादी मॉडल। आपने ये फर्स्ट जो बुक है उसमें हमने पूरी बुक में यही देख रखा है कि पूरी बुक में क्या बताया गया, हमें अमेरिका और सोवियत संघ के ऊपर बातें हैं। तो जो सोवियत संघ है उसमें समाजवादी मॉडल अपनाया गया था, और जो अमेरिका जो दूसरी शक्ति थी इतनी बड़ी जिसका वर्चस्व था, उसने उदारवादी पूंजीवादी मॉडल अपना रखा था। तो समाजवादी का मतलब क्या है और पूंजीवादी का मतलब क्या है। समाजवादी जिसका तात्पर्य है, अगर समाजवादी मॉडल अपनाया जाएगा तो जो सरकार है उसके पास क्या होगी, पूरी कमान होगी उसके हाथ में। वही क्या करेगा, देश का विकास करेगा। जो उत्पादन होगा सरकार के द्वारा होगा, उसमें पूंजीवाद का कोई रोल नहीं होगा। और पूंजीवाद का मतलब है कि पूरी तरीके से जो बाजारी शक्ति है वो तय करेंगे, वो स्वतंत्र होंगी, और जिसमें जो सरकार है उसका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे सामने कौन से दो मॉडल थे, समाजवादी और पूंजीवादी। समाजवादी जिससे कि कल्याण हो सकता है लोगों का, ऐसा समझा जा रहा था, और इसके जो पक्ष में बहुत सारे जो हमारे जो बड़े नेता है वो भी थे, और कुछ पार्टियां भी थी, जैसे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इसके पक्ष में थी। और
सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो भी इसके पक्ष में थी और कांग्रेस के जो नेता थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, वो भी इसके ही पक्ष में थे। परंतु पूरी तरीके से समाजवाद को अपना लेना ये भी सही नहीं था हमारे देश के लिए। तो देखिए फिर क्या किया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाना। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल है उसको अपनाया गया हमारे देश के द्वारा। मिश्रित मतलब मिला हुआ रूप। तो हमारे देश ने ना तो पूंजीवाद को अपनाया और ना ही समाजवाद को अपनाया, हमारे देश ने इनका मिला हुआ रूप अपनाया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें कुछ जो उत्पादन की जो वस्तु है, कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनका उत्पादन सरकार ही करेगी, कुछ चीजों पर सरकार ही करेगी, और कुछ ऐसी चीजें थी जिनका उत्पादन जो बाजारी शक्तियों के हाथ में दे दिया गया पूर्ण तरीके से। और बहुत ऐसी भी थी जिनमें उत्पादन तो बाजारी शक्तियों के द्वारा होगा परंतु उसमें हस्तक्षेप कौन करेगा, सरकार करेगी। तो इसके द्वारा क्या किया गया, हमारे देश में जो सामाजिक कल्याण को देखते हुए विकास की नीति और मॉडल तय किया गया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहा जाता है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।